भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में रंग समागम 2020 का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम में हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रंगमंच में इन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया है। बेहद उम्दा रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक और नाट्य प्रशिक्षक श्री अतुल तिवारी जी। श्री अतुल जी आज हमारे बीच में हैं। बहुत खूबसूरत रंग यात्रा इनकी रही है। विस्तार से जानेंगे कैसी रही ये रंग यात्रा, कैसे हुआ इसका प्रारंभ और कैसे हुआ विस्तार। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020। बहुत बहुत धन्यवाद विजित, और बहुत बहुत धन्यवाद भारतेंदु नाट्य अकादमी का, जो अपने यहाँ की एक कहावत है कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। तो मैं तो भारतेंदु नाट्य अकादमी के घर का ही जोगी हूँ, इसलिए उसके बाद भी आप लोग मुझे गांठ रहे हैं और आपने मुझे मेरा स्वागत किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करते हुए, क्योंकि जिस दिन से भारतेंदु नाट्य अकादमी की आधारशिला पड़ी थी एक वर्कशॉप के जरिए सन 75 से, तब से मेरा जुड़ाव इस संस्था के साथ रहा है। ये मेरा घर है, ये मेरी शिक्षा भूमि रही है, मेरी कर्म भूमि रही है और मेरे अपने शहर में रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। पुनः स्वागत है सर आपका। बहुत लंबी एक रंग यात्रा आपने जी है सर, उसको बहुत विस्तार से जानना है हमें। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, कोरोना काल में सपरिवार पूरी तरह स्वस्थ है आप? बिल्कुल, हम कोरोना काल में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अच्छा ये हुआ कि मैं जब प्रधानमंत्री जी ने जब पहले ही एक जनता कर्फ्यू की बात की थी 22 तारीख को, उसी के ही ठीक समय मैं कानपुर चला आया था अपनी बहन और अपने बहनोई साहब के दोनों डॉक्टर हैं उनके साथ में। तो डॉक्टरों के साथ रहने में आपको एक सुरक्षा का अनुभव भी होता है और काफी सुविधाएं भी रहती हैं। डॉक्टरों के साथ में आप बाहर आ जा भी सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप सुरक्षित भी हैं और उनकी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति भी होती है। तो मैं रिलेटिव फ्रीडम और रिलेटिव लग्जरी में और रिलेटिव सिक्योरिटी में। बहुत उम्दा सर। बड़ी अच्छी बात यह है सर कि इस वक्त हम लोग लखनऊ से आपसे जुड़े हुए हैं, और लखनऊ जो कि आपकी न सिर्फ जन्मस्थली रही है बल्कि प्रारंभ की कर्मस्थली भी रही है, और सारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं से प्राप्त की आपने प्रारंभिक। तो सर आगे बढ़े उसके पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि बचपन की कुछ स्मृतियां बताइए सर लखनऊ से जुड़ी हुई। बिल्कुल, मैं तो लखनऊ का ही पैदा हूँ, कैसरबाग की मेरी पैदाइश है। और उसके बाद में हम लोग एक जगह हुआ करती थी रॉयल होटल, जो कि ठीक विधानसभा के सामने अगर मुंह करके खड़े हो तो अगली बिल्डिंग जो दाहिने हाथ को है चौराहा पार करके, वो रॉयल होटल नाम की एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे दारुल शफा नाम की बिल्डिंग होती थी। दोनों ही जगह एमएलएज रहते थे। और मेरे पिताजी हालांकि एमएलए नहीं थे, लेकिन वो एक पार्टी के क्योंकि अध्यक्ष थे, इसलिए उनको भी वहां पे एक कमरा मिला हुआ था, एक फ्लैट मिला हुआ था। हम लोग वहीं पे रहते थे। बड़ा अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ फ्लैट, जहां तोड़ करके राजीव भवन शायद बना दिया गया है, बिल्कुल उसी चौराहे पे। वहीं पे हमारा था और वहां से विधानसभा हमारे कमरे से दिखाई देती थी। और वहां पे जब जू में शेर उन दिनों जब गरजता था, उन दिनों के शेर गरजते भी थे और इतनी शांति होती थी कि वो शेर की गरज से हम लोगों की सुबह 4 साढ़े 4 बजे आंख खुलती थी चौंक करके। तो इस तरह से मेरा बचपन वहीं बीता। और रॉयल होटल का नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ विजित यहाँ पे, क्योंकि मजे की बात यह थी कि विधानसभा, फिर एक सड़क, फिर रॉयल होटल, और रॉयल होटल के बाद में अगला गेट जो था वो आकाशवाणी का था। वहाँ अभी भी आकाशवाणी वहीं पे बनी हुई है। वहां पे एक मेट्रो का स्टेशन भी बन गया होगा, आपने देखा। तो मैं जब 7-8 साल का हुआ, और 7-8 साल का, मेरी माँ डॉक्टर थी
और बहुत बिजी डॉक्टर थी, तो उनके लिए मुझे देख पाना, एक बच्चे को, शैतान बच्चे को संभाल पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उन्हीं दिनों आकाशवाणी में एक कार्यक्रम चल रहा था जहाँ की आप अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा के लिए भेज सकते थे, और मेरी माँ मुझे वहां पे एक गेट से निकाल के दूसरे गेट आकाशवाणी में संगीत शिक्षा के लिए भेज देती थी। तो वहां पे मुझे श्री विनोद चैटर्जी जैसे, जो उन दिनों आकाशवाणी के संगीत निर्देशक थे और बड़ा अच्छा पियानो बजाते थे, उनसे मुझे संगीत सीखना मिला। और 9 साल की उम्र में मैंने अपना पहला ऑडिशन म्यूजिक का पास कर लिया। और क्योंकि आकाशवाणी जाता था तो वहां उन दिनों एक बाल संघ नाम का प्रोग्राम चलता था, जिसे श्रीमती शकुंतला वर्मा और श्री रज्जन लाल जी नाम के 2 व्यक्ति दीदी और भाई भैया बन के चलाते थे हर संडे को। ये लखनऊ स्टेशन से आने वाला सबसे लंबा प्रोग्राम था, 45 मिनट का। संडे को 9:45 पे शुरू होता था और 10:30 तक चलता था। क्योंकि मैं तो बगल में ही रहता था, तो आसानी से मैं एक गेट से निकल के रेडियो स्टेशन में घुस जाता था। और मैंने 9 साल की उम्र से इस प्रोग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था, बाल संघ में। और फिर वहां से मैंने नाटक का ऑडिशन पास कर लिया 10 साल की उम्र में, और मैं नाटक भी करने लगा आकाशवाणी पे। दिनों वही एक मैस मीडिया का माध्यम होता था, अखबारों के अलावा। टेलीविजन तो आया नहीं था, फिल्में बहुत दूर की कौड़ी होती थी, बहुत कभी कभार आप फिल्में देखने जाते थे, ना इतने सारे थिएटर्स थे, न जाना फिल्मों में अलाउड होता था, फिल्मों में जाना महंगा भी लगता था हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली को। तो वैसे भी फिल्में जाना, साल में 1-2 बार फिल्में दिखाई जाती थी। लेकिन रेडियो से जुड़ाव होने से मेरा नाटक के साथ नाता जुड़ता चला गया। वहीं रेडियो में मेरी मुलाकात जो थी वो श्री उर्मिल कुमार थपलियाल जी से हुई। और उर्मिल कुमार थपलियाल जी हम सबके अध्यापक रहे हैं, गुरु रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं। कोई भी लखनऊ वाला ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि उसने उर्मिल कुमार थपलियाल जी से और उनके नाटकों से नहीं सीखा है। उन्होंने जिस तरह से नौटंकी को लेकर रीइन्वेंट किया था, वो अपने आप में एक बहुत नया काम था, निश्चित तौर पे। उसी तरह से श्री जीत जरधारी हुआ करते थे एक आकाशवाणी में, वो भी नाटकों से जुड़े हुए थे। तो वहां मेरा 10-11 साल से जो नाटकों से जुड़ाव हो गया, जिसमें उर्मिल कुमार थपलियाल जी, जीत जरधारी जी जैसे लोग शामिल थे। और उन्होंने मुझे रविंद्रालय ले जाके नाटक दिखाने शुरू कर दिए थे। वहाँ पे मैं वो नाटक देखता था उस उम्र में, क्योंकि मुझे शायद समझ में नहीं आते थे, लेकिन एक इम्प्रेशनेबल माइंड पे उसका असर जरूर पड़ता था। और जैसा मैंने कहा कि जिसकी बुनियाद ही टेढ़ी हो गई हो, तो उस पे मेरी जैसी टेढ़ी इमारत का खड़ा होना लाजमी था। ये किस सन की बात रही होगी सर, जब आप 10-11 साल के थे और आकाशवाणी से? सन 70 में मैं लगभग 10.5 साल का था। 71-72 इन सब में मैंने नाटक देखने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद में मैं दर्पण से जुड़ गया, क्योंकि उर्मिल कुमार थपलियाल जी दर्पण के लिए काम करते थे। और उस छोटी सी उम्र से, 12-13 साल की उम्र से मैं दर्पण से जुड़ गया था। दर्पण कोई बाल नाटक नहीं करता था, वहां मेरे लिए रोल्स नहीं होते थे, लेकिन मैं नाटकों से जुड़ा रहता था और काम करता था उनमें। और मुझे याद है कि हर तरह का काम करने को मैं तत्पर और उत्सुक रहता था। दर्पण के रिहर्सल्स उन दिनों चारबाग के पास में एक हॉस्पिटल में हुआ करते थे, और उस हॉस्पिटल में रोज जाना शाम को, और जाकर के रिहर्सल अटेंड करना, उस नाटक के माहौल को अपने फेफड़ों में अपनी सांसों के जरिए भरना, और वो बहुत अच्छा लगता था। और इस सब में एक बड़ा चैलेंज ये था कि मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था अपने स्कूल में। तो घर से कैसे शाम को आप रोज चले जाओगे, उसमें आसानी की बात ये थी, क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी, वो अपने क्लिनिक चला जाया करती थी, और छोटी बहनों को और अपने ग्रैंडफादर को, और फादर भी मेरे ज्यादातर टूर पे और दौरे पे रहा करते थे, राजनीतिक एक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता के रूप में बहुत बाहर रहते थे, या जेलों में रहते थे, या दौरों पे रहते थे। तो इन दोनों को, माँ और बाप को धता बता के और छोटे बहनों को किस्सा सुना करके, और अपने ग्रैंडफादर को जिनको कम दिखाई देता था उनसे झूठ बोल करके रोज रिहर्सल पे पहुंच जाना उस उम्र में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाटक की शुरुआत वहीं से हो गई थी। तो सर, ये जो एक परिवेश बना हुआ था आकाशवाणी में और दर्पण में, और थपलियाल सर और इस तरह का एक माहौल, क्या उसी परिवेश की ये देन रही कि स्कूल के दिनों में ही लेखन कार्य भी शुरू कर दिया आपने? बिल्कुल, मैं स्कूल के दिनों से लेखन कार्य मेरा चल रहा था, लेकिन वो दूसरे तरह का लेखन कार्य था। मुझे हमारे घर में पिताजी की वजह से, मेरे पिताजी कॉमरेड शंकर दयाल तिवारी साहब, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा। उनके पास बहुत ही, हमारे पास, हम गरीब लोग थे, हमारे पास कपड़े ज्यादा नहीं होते थे,
खाने को बहुत लिमिटेड सा होता था, लेकिन हमारे घर में लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। जी जी हमारा जब घर ये बन रहा था हुसैनगंज में जहाँ हम लोग रहते थे, जी जी तो मेरे माताजी ने मेरे पिताजी से पूछा कि भाई तुम्हारे लिए कुछ खास करवाना है, कोई कोना अलग से बनवाना है? तो उन्होंने कहा भाई मेरी सिर्फ लाइब्रेरी बनवा दो, और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कि लकड़ी की लाइब्रेरी बनाई जा सके, तो जी ईंटों से ही चुन करके जैसे लाइब्रेरी बना दिया जी थी। तो ऐसे हमारे घर में पूरा एक कमरा लाइब्रेरी का था और है अभी क्या भी। बात। उस कमरे में अभी भी आप कभी जाके देख सकते हैं। जी 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 हमारे घर में लाइब्रेरी बहुत उम्दा थी, और ये जी ऐसा जी खजाना था, और जिससे हम लोगों का इंट्रोडक्शन था, पिताजी ने कराया था। क्योंकि पिताजी को हम सुबह देखते थे जी कि वो सुबह 4:30 बजे से उठ करके पढ़ते थे और लिखते थे अपने तख्त पे बैठ के, और जी जब जी तक हम लोग उठते थे 7:30 बजे तक, तब जी तक वो अपना 3 घंटे का लेखन और पाठन कर चुके होते थे, और फिर बाकी जी दुनिया के काम में लग जाते थे। जी जी सब्जी काटना, अचार बनाना और खाना बनाना, और सब मेरे पिताजी करते थे। उन्होंने कभी जी फूड हिस्ट्री का भेद नहीं किया इस तरह का। जी जी खुद वो रोज सब्जी, अगर लखनऊ में हुए तो खुद सब्जियां लाते थे, सारे जी अचार वो स्वयं डालते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। जी तो जी उस तरह का फिर पूरे दुनियावी काम में लग जाते थे, फिर पार्टी के काम में लग जाते थे, फिर जनता के जी काम में लग जाते थे, और चले जाते थे राजनीतिक काम में लग जाते थे। जी जी लेकिन सुबह उनकी 2-3 घंटे की पढ़ाई, और फिर दोपहर में आके पढ़ाई, फिर शाम को पढ़ाई। जी और वो कहीं भी पढ़ सकते थे, वो चलती हुई बस में पढ़ लेते थे, चलती हुई ट्रेनों में लिख लेते थे। जी 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 उन दिनों हवाई जहाज तो भारत में इतने थे नहीं, जी जी और ना हमारे पास औकात थी उनसे चलने की। मेरे पिताजी से जो हमने सीखा था वो हमें, और मेरे ग्रैंडफादर जिस तरह से खुद एक बहुत अच्छे अध्यापक थे अंग्रेजी के और मैथमेटिक्स के और होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। जी वो जी जिस तरह से, हालांकि उनको दिखना बहुत कम हो गया था, आंखें उनकी खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह से हमसे पढ़वाते थे, जी चाहे वो अंग्रेजी के अखबार हो और चाहे शेक्सपियर हो, जी उससे हमारी एक पढ़ने की आदत बन चुकी थी। जी जी वो एक पढ़ाई के चलते हम मैं तरह तरह के उन दिनों आर्टिकल्स लिखा करता था, स्वतंत्र भारत में खास करके। अच्छा स्वतंत्र भारत और पानियर का दफ्तर भी ठीक रेडियो स्टेशन के सामने ही हुआ करता था, अगर आपने ध्यान दिया हो। अभी भी जी जी पानियर जी का दफ्तर थोड़े दिनों पहले तक वहीं पे था, जी बर्लिंगटन होटल के आगे जरा सा। तो लिख हम्म करके वहां जाना और देना। तो मैंने तरह तरह के विषयों पे आर्टिकल्स लिखे थे, चाहे वो खेलकूद के बारे में हो, चाहे वो खगोल शास्त्र के बारे में हो। ये क्या उम्र रही होगी सर उस वक्त? 9 साल, 10 साल, 11 साल, इस सब से अच्छा मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और फिर क्योंकि मैं रेडियो पे बालसंग प्रोग्राम से जुड़ गया था, तो उसके लिए जी जी स्क्रिप्टें भी छोटी छोटी लिखने लगा था। अरे वाह तो मैंने कहा कि मेरी बुनियाद ही यार बचपन में टेढ़ी हो गई थी, मैं क्या करूं। जी मुझे बचा पाना बहुत मुश्किल था। मेरी माँ ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, जी क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, मेरे फादर ने भी मेडिसिन पढ़ी थी, कभी प्रैक्टिस नहीं की। मेरी मदर डॉक्टर जी थी, मेरी मौसी डॉक्टर थी। तो जी ये मेरी माँ मान के चलती थी मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। जी लेकिन जी मैंने बायोलॉजी नहीं ली इंटरमीडिएट में, कि मुझे कहीं डॉक्टर ना बन जाना पड़े। क्योंकि मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में था, जी जी और एक बार हम लोग रविंद्रालय से एक नाटक देख करके लौट रहे थे। मेरे साथ उर्मिल कुमार बलियाल जी थे, क्योंकि वो भी हुसैनगंज में ही रहते थे। जी बल्कि वो जिस किराए के मकान में रहते थे वो मैंने ही उनको दिलवाया था। मेरी अच्छा एक कजन का घर था, तो मैंने उनको दिलवा दिया था वो घर में रहने के लिए। जी जी तो उन्होंने लौटते वक्त मुझे बताया, मैंने कहा कि भैया कैसे कर लेते हो? उर्मिल भैया उनको कहते थे, भैया जी कैसे? उनका नाम रेडियो में सोहन लाल थपलियाल था, लेकिन नाटक की दुनिया में उर्मिल कुमार थपलियाल। जी जी तो मैंने कहा कि भैया कैसे कर लेते हैं लोग? तो उन्होंने कहा बेटा वो जो तुमने देखा था, वो एक्टर जो थे वो सब एनएसडी के ट्रेन है। मैंने कहा मतलब ट्रेन का क्या मतलब होता है? नाटक की भी कोई ट्रेनिंग होती है? जी जी उन्होंने मुझे एनएसडी के बारे में बताया, उन्होंने मुझे इब्राहिम अलकाजी साहब के बारे में बताया। जी और मुझे याद है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस यात्रा में। सर्दी के दिन थे, हम लोग मूंगफली खाते हुए रविंद्रालय से हुसैनगंज तक पैदल चले आ रहे थे। जी जी और उसी दिन कहीं ना कहीं मन में मैंने ठान लिया था कि मुझे भी एनएसडी जाना है। जी 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 तो उन दिनों इंटरमीडिएट के बाद में एनएसडी में ले लेते थे। तो जी इंटरमीडिएट के बाद मैंने चुपचाप एनएसडी का फॉर्म भर दिया, जी जी बिना घर में बताए हुए। और ये था कि सुबह उन दिनों गोमती एक्सप्रेस चल गई थी, सुबह सुबह 5 बजे चलती थी, 10 बजे दिल्ली पहुंचा देती थी। जी जी तो मैंने सोचा था बिना घर में बताए हुए जाऊंगा, गोमती से इम्तिहान देके आ जाऊंगा शाम तक, जी रात वाली गोमती पकड़ूंगा, फिर रात में पहुंच जाऊंगा। जी जी और पहुंच जाऊंगा बिना बताए हुए। जी और क्योंकि फॉर्म भरा था और उसका जवाब आना था कि किस तारीख को इंटरव्यू है, तो मैंने जी पोस्टमैन को बता रखा था, भैया पोस्टमैन एक खास डाक मेरी आने वाली है, वो मेरी माँ के हाथ में मत देना, मेरे ही हाथ में देना। और हमारे घर में 3 डाक आती थी, क्योंकि इतने ज्यादा पत्र उत्तर पिताजी की वजह से आते थे। जी जी तो सुबह दोपहर शाम 3 बार डाक डिलीवर होती थी हमारे यहाँ। जी जी तो एक दिन शाम को जब मैं आया, जी तो मेरी माता जी ने बड़े नाराज सुर में मुझसे कहा कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई हुई है। जी मैंने कहा अच्छा मेरी चिट्ठी? मेरी मेरी कौन सी चिट्ठी आ गई? जी तुम्हें पता नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता कौन सी चिट्ठी मेरी। अच्छा डाकिया? तो मुझसे अच्छा डाकिया की बेवकूफी देखी। उसने मेरी माँ से ही कहा कि एक भैया है। उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं है। अरे एक चिट्ठी है, भैया ने कहा था उन्हीं के हाथ में देना।
तो मेरी माँ तो बहुत क्यूरियस हो गई, उनका दिखाओ मुझे खत, दिखाओ क्या है। देखा, उस पे एनएसडी स्टैंप नहीं लगाता था, फ्रैंकिंग की गोल मोहर होती थी लाल रंग की। जी जी। उन दिनों फ्रैंकिंग चलती थी, तो फ्रैंकिंग की मोहर लगी थी, उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लिखा था। मेरी माँ समझ गई कि लड़का हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा रहा है, तो उन लोगों चिट्ठी, अच्छा हमें दे के जाओ। तो डॉक्टर को कौन मना करता, डॉक्टर की समाज में जितनी इज्जत थी उन दिनों और अभी भी है। तो वो माँ को उन्होंने चिट्ठी दे दी और माँ ने मुझे चिट्ठी दी। उनको देखो, अरे मैंने कहा ऐसी कुछ होगी, पता नहीं किसी ने लिखी होगी। मैंने खोलो खोलो तो उसमें लिखा था आपका इंटरव्यू इस तारीख को ऐसे ऐसे है। खैर इसके बाद मेरी माँ पहले तो नाराज हुई, फिर हम उनमें समझौता हुआ। उन्होंने मुझसे कहा तुम ग्रेजुएशन कर लो फिर चले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम तैयार हो गई तो मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरा और एनएसडी चला गया। तो इस तरह, लेकिन उसके पहले फिर ये ग्रेजुएशन करते करते बहुत अच्छी बात ये हुई कि तो मैंने आपको 71-72 तक की कहानी बताई, फिर जंप करके चला गया मैं एनएसडी की कथा पे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, यानी हाई स्कूल के बाद जो फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास में होता है, सन 75 की बात, सन 74 में मैंने हाई स्कूल किया था, सन 75 में मैं सिर्फ 11वीं कक्षा में था। तो पहली वर्कशॉप लखनऊ शहर में हुई जो आदरणीय राज बिसारिया साहब ने की थी, और जिसके पीछे संगीत नाटक अकादमी के उन दिनों के अध्यक्ष श्री अमृतलाल नागर जी थे, और जिसमें एनएसडी से बहुत सारे अध्यापक आए थे, जिसमें एम.के. रैना साहब, बंसी कौल साहब, के मूर्ति साहब और बहुत सारे तमाम अध्यापक एनएसडी से बुलाए गए थे। और क्योंकि यूपी में तो उन दिनों कोई थिएटर के अध्यापक थे नहीं, करे साहब को छोड़ के। और ये पहली वर्कशॉप जो हुई, तो अब वो वर्कशॉप की समस्या ये हुई कि मैंने वर्कशॉप का भी फॉर्म भर दिया कि मैं वर्कशॉप करूंगा। 3 महीने की वर्कशॉप थी और प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप थे, 3 प्लेज उसमें होने थे। और उसमें जो उम्र का कॉलम था मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो वर्कशॉप नेचुरली एडल्ट्स के लिए थी, 18 साल की उम्र से लेकर के आगे कितनी भी उम्र आपकी हो सकती। सबसे बुजुर्ग जो हमारे यहाँ कैंडिडेट थे वो विश्वनाथ मिश्रा जी थे, पुराने लखनऊ के एक्टर, जिनका निधन हुए अब तो करीब करीब 20 साल हो चुके हैं। बहुत गजब के एक्टर थे। कृष्णा मिश्रा जी जिनकी पत्नी थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस लखनऊ की। तो वो सबसे बुजुर्गवार थे, उन दिनों करीब 60 साल के थे उनका था। अपर लिमिट नहीं थी, लेकिन कम से कम 18 का तो होना ही चाहिए, तभी तो आप वर्कशॉप करोगे, वरना आप वर्कशॉप कैसे करोगे। तो मैंने अपनी उम्र का कॉलम छोड़ दिया, उसमें लिखा ही नहीं। और मेरा फॉर्म गया और मुझे इंटरव्यू के लिए बाल रविंद्रालय में बुलाया गया, और सामने बैठे थे बिसारिया साहब। बिसारिया साहब का बड़ा खौफ हुआ करता था तब भी, अभी भी है, लेकिन तब तो और ज्यादा खौफ हुआ करते थे। वो जवान थे। और उनके बारे में एक बार मैंने पायनियर में एक कार्टून देखा था, जिसमें उनको नेपोलियन बोनापार्ट की कॉस्ट्यूम में दिखाया गया था कि कैसे नेपोलियन की तरह सख्त एक कमांडर है बिसारिया साहब जब अपने एक्टर से काम कराते हैं। पायनियर ने कार्टून छापा था उन कितनी बड़ी बात है कि एक रंगकर्मी के ऊपर एक नेशनल पेपर एक कार्टून छाप रहा है। निश्चित तौर ये जो आदर है, ये हमें से किसी को नहीं मिला है शायद। रंगकर्म को हम एक जैसा छोटा सा काम समझते हैं कि उसके बारे में कार्टून क्या छापना, कार्टून तो बड़े बड़े नेताओं पे छपते हैं, रंगकर्मियों पे क्या छपेंगे। लेकिन बिसारिया साहब तो उन्होंने कार्टून भी छपा था। तो अब क्या हुआ कि उस कार्टून को देखने के बाद में और उनको 2-4 बार रविंद्रालय में देखने के बाद में, उनके नाटक देख चुकने के बाद में, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि ये आपने उम्र क्यों नहीं लिखी है इसमें। तो अब मैंने अर्ध सत्य बोला, मैंने कहा सर वो उम्र मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मैं अभी तो 18 का नहीं हूँ, जबकि मेरी उम्र उन दिनों सिर्फ 15 साल की थी या 15.5 साल की थी। जितना हाई स्कूल 14 में होता था उन दिनों, 14 में हाई स्कूल होता था, 15.5 में फर्स्ट ईयर होता था। मैंने कहा सर अभी तो मेरी उम्र नहीं है, लेकिन वो बाद में जब तक ये खत्म होगा को नहीं सही बताया आपकी उम्र है या नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरी उम्र नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई, तब फिर कैसे आ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझसे आप पूछ तो लीजिए, मुझसे आप सवाल तो पूछिए, पूरी तैयारी से आया हूँ, मुझसे ऑडिशन तो पूछिए। मैं सर इतने दिनों से दर्पण में काम कर रहा हूँ, मुझे तो देख लीजिए। कई लोगों ने मेरा नाम कहा भी नहीं, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उनका ना नियम है और मैं तुम्हें नहीं ले सकता। उन्होंने मुझे वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया। अब मैं तो बहुत दुखी कि भाई मैं तो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है। मैंने क्या शुरू किया, बिल्कुल आप विजित इस बात को मानिएगा कि जिसने अपना अंगूठा दिया था महाभारत में, उस एकलव्य की तरह मैं अपनी कॉपी किताब लेकर के, जिस दिन बीएनए का इनॉग्रल हुआ, गार्डन में हुआ था, मुझे याद है इस वर्कशॉप का,
उसमें बहुत अच्छा भाषण बेचारे साहब ने तो दिया ही था, और उसमें आदरणीय अमृतलाल नागर जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। तो मैं झाड़ी में छुप के पूरा भाषण सुन रहा था कि मैं कोई चीज छूट न जाए। क्या बात है। अगले दिन से जब क्लासेस शुरू हुई मिनी रविंद्रालय में, जी जी, पता नहीं आपने मिनी रविंद्रालय देखा है या नहीं देखा है जी तो लखनऊ का मिनी रविंद्रालय जब क्लासेस हुई तो मैं डोर के बाहर लॉबी में खड़े होकर चुपचाप सुनता था और सारे नोट्स लेता था। क्या और बात है सर। जो नोट्स छूट जाते थे वो जब लोग बाहर निकल के आते थे, और पूरे लखनऊ के अच्छे अच्छे लोग उसमें शामिल थे, चाहे पीडी वर्मा साहब हो, चाहे सूरभोन कुलश्रेष्ठ जी हो, चाहे कल्पना पांडे जी हो, सब लोग शामिल थे उसमें, चाहे ऋषि बैस जी हो, सब सीनियर लोग उसमें शामिल थे। जी जी, तो जब मैं इन लोगों से पूछता था क्या क्या, वो मैं छूट गया था, बात थोड़ी मैं सुन नहीं पाया था क्या बोला, तो मैं अपने पूरे नोट्स बनाता था। जी जी, और बिसारे साहब की नजरों से कुछ छुपता नहीं था। और तीसरे दिन अचानक दरवाजा खुला और वो मेरे सामने खड़े थे। मैंने कहा सर आप कैसे यहाँ खड़े हो सकते हैं? मैंने कहा सर मैं बाहर हूँ, मैं आपकी क्लास के अंदर तो नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे प्लीज सुन लेने दीजिए, प्लीज नोट्स लेने दीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। जी जी, उन्होंने कहा बिल्कुल खड़े रहिए यहाँ, आप कैसे आ सकते हैं, आप चोरी कर रही है। उन्होंने मुझे डांटा और चले गए। जी जी, और थोड़ी देर बाद लौट के आए और मुझे बुलाया उन्होंने अलग से और कहा कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि आप चोरी चोरी नोट्स ले रहे हैं, आप सारी बातें बहुत गौर से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र नहीं हुई है। मैंने कहा यस सर। तो आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा नहीं मिलेगा। मैंने कहा यस सर। इसके बाद अगर आप अंदर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो ये उनका बड़प्पन था। उन्होंने मुझ में उस 15 साढ़े 15 साल की उम्र में ये एक शिद्दत देखी और मुझे अंदर बुलाया और कहा आपको कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन आप अटेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, बिकॉज यू आर द यंगेस्ट सो यू विल हैव टू वर्क द हार्डेस्ट। और मैं कोशिश करता हूँ अभी भी कि अपने गुरु को दिया हुआ वो वचन निभाऊं और जितना हो सके उतना हार्डेस्ट काम करूं, जो भी काम मुझे दिया जाता है उसमें। जी जी जी, बड़ी रोचक यात्रा है सर। ये शुरुआत जो हुई भारतीय नाट्य अकेडमी से जुड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात सर कि इतनी कम उम्र में ये जिजीविषा सीखने की, जानने की, ये सामान्य तौर पे जिस उम्र में हमें समझ में भी नहीं आता है कि रंगमंच क्या है, कैसे क्या है, है क्या नहीं है। और बिसारे साहब जैसा अध्यापक जो इतनी फिलोसॉफिकल बातें करता है, या जितनी एस्थेटिक बातें करता है, या एस्थेटिक्स की जो बातें करता है, सौंदर्य शास्त्र की जो बातें करता है, या वेस्टर्न लिटरेचर की जो बातें करते हैं, या वेस्टर्न म्यूजिक जो सुनाते हैं, उस सब को समझ पाना, आधे टाइम मुझे भी नींद आती थी क्योंकि मेरी भी समझ से बाहर थी। मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ विद्यार्थी था। मेरे माँ बाप ने मुझे अंग्रेजी माध्यम में जानबूझ के नहीं भेजा था। मेरे माँ बाप ने मुझे एक म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में भेजा था कि मैं सारे दुनिया के बच्चों की तरह पढ़ूं, क्योंकि मेरे बाप एक कम्युनिस्ट थे और चाहते थे मैं दुनिया के आम बच्चों की तरह पढ़ूं। मेरा एडमिशन मेरी माँ ने एक बार करवा दिया था नवाटी में, तो मेरे बाप ने मेरा नाम कटवा दिया था। अच्छा। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया था, तो मेरे लिए अंग्रेजी समझ पाना, उन बातों को समझ पाना, उस म्यूजिक को समझ पाना था। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि एक अच्छे डॉक्टर की तरह ये मुझे कुछ अच्छा ही दे रहे हैं, और अगर मैं उसको ग्रहण करता चला जाऊंगा तो शायद एक दिन समझने लगूंगा। और मैं उसमें लगा हुआ था। मेरा रेडियो से बहुत संबंध था, जैसा मैंने बताया आपको। लेकिन एक दिन बिसारे साहब ने मेरी आवाज सुन के कहा तुम रेडियो में काम करते हो क्या? मुझे लगा कि शायद ये मेरी तारीफ करने में, हाँ सर मैंने बहुत प्लेस किए रेडियो में, इसीलिए तुम थिएटर के एक्टर कभी नहीं बन सकते हो। तुम रेडियो वाले सिर्फ गलेबाजी करते हैं, हाथ पैर चलाना तुम लोगों को आता ही नहीं, छोड़ दो रेडियो। उस दिन के बाद से विजित मैंने कभी रेडियो नहीं किया। अच्छा। हाँ, मतलब नाटक वाटक रेडियो पे नहीं किया। मैंने रेडियो बंद कर दिया। रेडियो से मुझे पैसे मिलते थे भाई। मैं तो 9 साल की उम्र से रेडियो से पैसे कमा रहा था। पहले 2.5 रुपए, फिर 5.5 रुपए, फिर 20 रुपए। 9 साल की उम्र में 5.5 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत। और मैं जिस सन की बात कर रहा हूँ, सन 69-70 की, उन दिनों बहुत बड़ी रकम होती थी 5.5 रुपए, और खुद कमाए हुए 5.5 रुपए 9 साल के बच्चे के लिए। लेकिन मैंने रेडियो बंद कर दिया उसके बाद से, क्योंकि बेसारे साहब ने कहा कि रेडियो बंद करना है। मैं अपने गुरु की बात भी मानता चला गया। फिर मैंने अपने गुरु की बातें तोड़ी भी। मेरे गुरु की कहीं ना कहीं इच्छा थी कि शायद मैं लखनऊ में ही रहूं और उन्हीं से सीखूं। मैंने कहा कि मुझे वो कालिदास का किस्सा याद आता है। कालिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो असल में इतना मूर्ख नहीं थे कालिदास। हुआ यूं था, कुछ लोगों को ऐसा कहना है, कालिदास के पिता बहुत बड़े विद्वान थे। और जब उन्होंने दीक्षा ली अपने पिता से और दीक्षित हो गए, पिता ने कहा कि बेटा अब तुम दीक्षित हो गए हो, अब तुम मेरे आश्रम में दूसरों को पढ़ाओ और धीरे धीरे मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो तुम और अच्छे विद्वान बन सकोगे। कालिदास ने कहा नहीं पिताजी, आपसे मुझे जो सीखना था मैं काफी सीख चुका हूँ। अब मैं आगे जाऊंगा, दुनिया देखूंगा और लोगों से सीखूंगा, दुनिया देख के सीखूंगा। तो इस पे कालिदास के पिता ने उनको श्राप देते हुए कहा था
कि दुनिया तुमको मूर्ख मानेगी और इस तरह याद रखेगी कि तुम जिस पेड़ पे बैठे थे उसी डाल को तुम काट। अच्छा। तो मैंने कभी उस डाल को काटा भी, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सारे हिसाब से इस चीज के लिए कि मैं उस डाल को काट के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया, जो मैंने पहले ही तय कर लिया था अपने हाई स्कूल में रहते रहते। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद में मुझे जर्मनी जाने का अवसर मिला। सर ये सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, ये बीएनए की वर्कशॉप के बाद ही चले गए आप एनएसडी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बीएनए की वर्कशॉप के बाद तो मेरी उम्र ही नहीं थी एनएसडी जाने वाली। जी। बीएनए की वर्कशॉप के बाद तो मैंने जैसा कहा कि जब मैंने इंटरमीडिएट कर लिया तो मैंने फिर एनएसडी का फॉर्म भरा, लेकिन फिर मेरी माँ ने कहा तुम बीए करके जाओ, ग्रेजुएशन करके जाओ। तो मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया और ग्रेजुएशन के बाद में गया, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते मैंने फिर बीएनए का 1 साल का कोर्स तब तक हो चुका था। ये तो वर्कशॉप थी ना ये, फिर वर्कशॉप के बाद अगले साल सन 76 से कोर्स शुरू हुआ था। तो मैंने शायद 78 का बैच, 3rd बैच मैंने शायद ज्वाइन किया था। और 3rd बैच में मैंने ज्वाइन किया और 78-79 का बैच मैंने किया और सन 80 में मैं गया। तो मैंने इस बीच में बीएनए का कोर्स बाकायदा 1 साल का किया। हिमेंद्र भाटिया साहब मेरे अध्यापक हुआ करते थे, थोड़े दिनों के लिए अनुपम खेर जी आए थे और सारे साहब वही करते थे। मैंने बाकायदा बीएनए का 1 साल का कोर्स किया। वही मैं कह रहा था, बीएनए की नींव पढ़ने से मैं जुड़ा हुआ था, फिर बीएनए के कोर्स करने से जुड़ा हुआ था। और इस बीच में सारा समय जो था, शाम का समय बचता था थिएटर वाला, वो मैंने थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप के साथ आदरणीय विसारिया साहब के ग्रुप के साथ मैंने काम किया। बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे नाटकों में मैंने अभिनय भी किया। एक नाटक बहुत ही जिसको मैं अपने जीवन का जेम मानता हूँ, उसका नाम था गार्बो। विसारिया साहब ने महेश कलिजुआर का नाटक डायरेक्ट किया था। उसमें विसारिया साहब ने स्वयं, केवल 4 पात्र हैं गार्बो नाटक में, विसारिया साहब ने स्वयं अभिनय किया था, हिमेंद्र भाटिया साहब ने अभिनय किया था, नीरू राठौर जी ने अभिनय किया था और मैंने अभिनय किया था। और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था, चारों पात्र एक लेवल पे हैं। ये तीनों पुरुष जो हैं, पिंटू और श्रीमंत और टैंजी, ये तीनों उस नारी गार्बो से प्यार करते हैं, अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी उम्र से, अपनी अपनी औकात से। तो हम तीनों प्रेमी थे उस एक ही औरत के। मेरे में बचपने वाला प्यार था एक औरत को लेकर के, माँ वाला नहीं, लेकिन जो एक इन्फैचुएशन वाला प्यार जो होता है वो था। इंटेलेक्चुअल का एक इंटेलेक्चुअल तरह का प्यार था, श्रीमंत का एक धनी की तरह का प्यार था, वो वांटेड टू बी पॉसेसिव अबाउट इट। पूरा नाटक बड़ा खूबसूरत था, वो नाटक हम लोगों ने किया। बहुत से और नाटक मैंने विसारिया साहब के साथ किए, रिहर्स किए। बैक स्टेज का काम मैंने शुरू किया, सेट डिजाइनिंग का काम मैंने शुरू किया। एक नाटक हमने टॉ की तरफ से किया था, विरोध नाम का, जिसका निर्देशन किया था श्री जीत जलधारी जी ने। जीत जलधारी जी की बेटी शायद रमा को आप जानते हो, जी अरुण जी की पत्नी है। जी तो दूरदर्शन में रमा के पिताजी आकाशवाणी में हुआ करते थे, उन्होंने विरोध नाम का डायरेक्ट किया था नाटक। उसका सेट मैंने पहली बार डिजाइन किया उस उम्र में, मतलब 17-18 साल की उम्र में मैं सेट डिजाइन कर रहा हूँ और सेट पूरा लगा रहा हूँ। मुझे ये भी याद है कि सेट मैंने लगाया, 3 दिन तक वो नाटक चला रविंद्रालय में, बड़े रविंद्रालय में। और उसके बाद में विसारिया साहब ने कहा कि चलो अब नाटक ये सेट तोड़ना है और तुम ही इसको तोड़ना शुरू करो। और विजित, उस सेट को मैंने बहुत अच्छी तरह बोरे से घेरा था और ये था, उसमें एक पार्क का सेट लगा था, एक मूर्ति लगाई थी। ये था कि सबसे पहले बोरे उखाड़ेंगे, फिर कोके निकालेंगे, फिर तख्ते हटाएंगे। तो जब बोरा उखाड़ने की बात आई, तो मैंने बोरा अपने हाथ में पकड़ा और मैं फूट फूट के रोने लगा कि अपने हाथ का बनाया हुआ सेट जिसमें 3 दिन तक जीवन गया है, उसको मैं कैसे उखाड़ सकता हूँ अपने हाथों से। में विसारिया साहब आए, उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि अतुल, तुम जब तक इस निर्माण को तोड़ोगे नहीं तब तक नया निर्माण कैसे कर सकोगे। क्या बात। अगर इस सेट को तुम तोड़ोगे नहीं तो ये लगा रहेगा रविंद्रालय में, फिर तुम्हारा अगला सेट तो कभी लगेगा नहीं। इसको जब तोड़ोगे नहीं तब तक नया निर्माण कैसे करोगे। उन्होंने ये लाइन बोली और मैंने तुरंत सेट को तोड़ा और हर तरह से मैं जुड़ता चला गया। मुझे याद है दर्पण ने एक बार नाटक किया था, मैं नया नया दर्पण में जुड़ा था, मेरी उम्र वैसे ही 13 साल की थी शायद। और उस नाटक का निर्देशन किया था उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने। आषाढ़ का एक दिन पहली बार, तो आषाढ़ के एक दिन में जो शुरू में बिजली चमकती है ना, और बीच बीच में बाद में भी, आषाढ़ का पहला दिन और कैसी वर्षा मार, बिजली चमकती है। तो पहली बार मेरी लाइटिंग में ड्यूटी लगाई गई कि तुम, क्योंकि छोटे और दुबले और पतले, मैं उन दिनों दुबला हुआ करता था, मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, क्योंकि मैं भी दुबला था, कभी मैं भी जवान था, कभी मेरे भी काले बाल थे, आपकी तरह दाढ़ी भी थी मेरे। तो मेरी पहली ड्यूटी लगाई गई कि तुम सेट के नीचे छुप के बैठोगे, और ये लाइट जो थी उस सेट के नीचे लगी हुई थी और उसका मुख जो था वो साइक्लोरामा की तरफ था और उसमें एक गोबो लगा हुआ था जिसमें बिजली का वो बना हुआ था और उसमें फुल लाइट आती थी और उसके आगे
तख्ती लगा के बैठते थे और तख्ती हिलाते थे तो वो साइक्लोरामा पे बिजली कड़कती थी। तो बिजली कैसे कड़कानी है और टेप रिकॉर्डर कैसे चलाना है और सेट कैसे बनाना है और झाड़ू कैसे लगानी है और चाय कैसे पिलानी है और बड़ों की सेवा कैसे करनी है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, ये सारी मेरी शिक्षा दीक्षा जो थी वो दर्पण से, थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप से, भारतीय नाट्य अकादमी से, यहीं से शुरू। तो सर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का जो 1 वर्ष का अध्ययन रहा आपका वहां पे, उस दौरान सर नाट्य लेखन का भी कुछ कार्य किया आपने? उन दिनों नाट्य लेखन का कार्य तो नहीं किया मैंने, लेकिन अनुवाद वगैरह मैंने कुछ शुरू कर दिए थे थोड़े बहुत। और मैं क्योंकि थिएटर डायरेक्शन में उन दिनों स्पेशलाइज करना चाहता था, तो मैंने यक्ष प्रश्न नाम का एक नाटक डायरेक्ट भी किया था बीएनए में ही, मुझे याद है। मेरे ख्याल से मैं अकेला डायरेक्शन का स्टूडेंट था शायद अपने बैच में। वो नाटक भी डायरेक्ट किया था मैंने, और बहुत से और नाटक भी हम लोग खेलते थे उन दिनों भाटिया साहब के साथ और अनुपम खेर जी के साथ और अपने सारे मित्रों के साथ। और मजे की बात ये थी कि भाटिया साहब और अनुपम खेर के साथ मैं थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप में बराबर का के स्तर पे था। वो भी मेंबर थे, मैं भी मेंबर थे, और ये यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग गुरु चेला बन जाया करते थे। हम लोग की मित्रता ज्यादा थी, गुरु चेला हम में कम था। इस तरह से खाली बिसारे साहब जो थे, जो शुरू से मेरे गुरु थे और अभी भी मेरे गुरु हैं। जी जी जी। तो फिर बीएनए कंप्लीट करके सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? बीएनए कंप्लीट करने के बाद मैं इमीडिएटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो सिलेक्शन इजीली हो गया सर वहां पे? हाँ, इजीली ही मैं कहूँगा हो गया, क्योंकि जिस तरह की बुनियाद डाली थी मेरे गुरुओं ने और बिसारे साहब ने, उस बुनियाद के बाद में ऐसा मुश्किल था कि सिलेक्शन नहीं होता। तो सिलेक्शन हो गया मेरा, और 3 साल वहां मैंने बिताए, और वहां जाते ही मेरा लेखन के साथ में बहुत ज्यादा काम मेरा लेखन को लेकर के चालू हो गया। एनएससी जाते ही बहुत सारे अनुवादों के साथ। और अभी भी मैं अपने मित्रों से कहता हूँ, जिसको भी लेखक बनना है वो अगर अनुवादक के तौर पे काम शुरू करेगा, खास करके नाटकों की दुनिया में, क्योंकि नाटक को अनुवाद करना जैसे घड़ी साज का बच्चा घड़ी खोल के सीखता है ना, घड़ी साज का बच्चा क्या करता है, उसका गुरु उस्ताद जो है, आजकल तो घड़ी बंद हो गई सब, जब से इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है तब से डिजिटल आ गया है, लेकिन पहले घड़ी साज का बच्चा आपने याद होगा मीनाबाद में आंख पे लगा के ऐसे बैठ जाता था और उस्ताद दे देता था घड़ी खोल डालो, तो वो घड़ी खोल डालता था, कोई छोटा पेचकश और कोई बड़ा पेचकश, सब घड़ी खोल के डाल देता। अब कहता था इसको असेंबल करो। नाटक का अनुवाद, नाटक का एडेप्टेशन ऐसा ही होता है। आपने एक पर्टिकुलर कल्चर में, एक पर्टिकुलर भाषा में लिखे हुए नाटक को खोल डाला, समझ के उसके पुर्जों को आपने दूसरा लगाया। अच्छा, इसमें तो शेक्सपियर ने ये लिखा था, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसमें तो फलाने ने ये लिखा था, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ। उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये था, मैं क्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बात करूं जो मेरे लोगों को समझ में आ जाए, मेरे दर्शक को समझ में आ जाए। यहाँ से मेरे लेखन की एक तरह से शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स मैं कविताओं की भी अनुवाद करता था, थोड़ा बहुत लिखने की, मैं लेख तो लिखता था ही, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। लिखने की एक शुरुआत हो चुकी थी घर में। जो आदमी रोज अपने पिताजी को 4:30 बजे से लिखते देखेगा, कहीं ना कहीं तो क्या कहते हैं, बाप पे पूत नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो पड़ ही जाएगा ना। जी। तो वो इसका श्रेय मैं अपने गुरुओं के अलावा अपने पिता और अपने श्रद्धेय ग्रैंडफादर साहब को देता हूँ, अपने बाबा को देता हूँ, जिन्होंने मुझे लिखने पढ़ने की ओर इस तरह से प्रेरित किया था। जी। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 3 साल सर, उस समय 3 साल का ही होता था सर? 3 साल। तो वहाँ का अनुभव सर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और बहुत अच्छा अनुभव मैं इसलिए भी कहूँगा कि बीवी कारन जी थे उस समय के निर्देशक, जो जिनके समय मैंने ज्वाइन किया था। और बीवी कारन साहब का नाटक में लखनऊ में ही देख चुका था, जब आकर के उन्होंने हैवदन डायरेक्ट किया था दर्पण के साथ में। उनके रिहर्सल्स में अटेंड करता था, उनका प्रोसेस भी मैंने देखा था। मुझे याद है हैवदन के बहुत सफल प्रदर्शन के बाद जब वो वापस जा रहे थे, तो हम बहुत सारे लोग उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने गए थे, बहुत इमोशनली। करीब 30-40 लोग रहे होंगे, उनमें मैं भी था। और मैंने उनके पास जाकर के, जब एक आदमी जाके उनसे मिल रहा था, और मैंने भी जब उनके पैर छुए, उनसे हाथ मिलाया, उनसे कहा कि सर मुझे भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आना है सर आपके पास। आ जाइएगा ना, जवाना हो तो आ जाइएगा, अभी से क्यों आप परेशान हो रहे हैं। तो जब मैं गया तो फिर मेरा एडमिशन हुआ और उनके साथ मैंने सीखना शुरू किया। अच्छी बात ये थी कि एनएसडी का जो भी मेरा कोर्स था वो तो हमें करना ही पड़ता था सुबह 6:30 बजे से, क्योंकि कारन जी खुद आ जाते थे 6:30 बजे स्कूल। वो रहते नहीं थे एनएसडी के पास, वो बहुत दूर रहते थे।
भंडारा रोड पे रहते थे, लेकिन स्वयं 6:30 बजे स्कूल आ जाते थे। तो अगर निर्देशक खुद आ रहा है और वॉइस एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करा रहा, तो हम सब लोग वहां पहुंच जाते थे 6:30 बजे। भैया ऐसी बहाने कुछ सीख लो। तो सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक काम करना, प्रोजेक्ट्स पे, रिहर्सल्स पे शाम को सब काम करना। इसके अलावा इतने अनुवाद मैंने किए, खुद मैंने दूसरे नाटक डायरेक्ट किए जो मुझे बिल्कुल करने जरूरी नहीं थे उस समय। इतना एक्स्ट्रा काम करने की पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती थी। जब मैं सेकेंड ईयर में था एनएसडी के, सेकेंड ईयर में, तो मैंने अपना पहला शेक्सपियर अनुवाद कर लिया था। और किसके लिए किया था? एनएसडी में 4th ईयर शुरू हुआ था उनके लिए। अच्छा। तो मैंने टेम्पेस्ट नाम का शेक्सपियर का जो आखिरी नाटक है, वो मेरा पहला नाटक था अनुवाद में, मैंने कर लिया था सेकंड ईयर में रहते हुए। उसके पहले मैं तमाम कितने नाटक फर्स्ट ईयर में कर चुका था अनुवाद। जी। सेकंड ईयर में ही मैं जब था, तो मेरे फ्रिट्ज बेनेविट से मुलाकात हुई, क्योंकि फ्रिट्ज बेनेविट उस समय एक शेक्सपियर का नाटक करने आए थे। बहुत प्रसिद्ध नाटक, आप सबने उसका नाम सुना होगा, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जी। उस नाटक के अनुवाद से वो खुश नहीं थे और वो कुछ लाइनें दोबारा करवाना चाहते थे। और जो नाटक के अनुवादक थे, बहुत बड़े एक व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनको, वो भी ईगो में आ गए कि मैंने तो सही किया, इसमें गलत क्या है। तो अब बेचारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो थे बहुत परेशान थे कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो अचानक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में थे, एक लड़का मेरे पास आया, तिवारी यहाँ, क्या दादा बताइए क्या, चलो तुमको बेनिफिट्स ने बुलाया। अरे मैं तो खुश हो गया, क्योंकि बेनिफिट से थर्ड ईयर में मुलाकात होती थी, दूर से देख सकते हैं, हेलो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अध्यापक नहीं है। थर्ड ईयर के बच्चों के साथ ही काम करने आते थे। मैं गया, सर क्या, sit down, तिवारी। यस सर, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मैंने कहा सर मेरे बारे में आपने क्या सुन लिया ऐसा? नो यू आर ए गुड ट्रांसलेटर। मैंने कहा सर हाँ, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। नाउ डू दिस शेक्सपियर। मैंने कहा शेक्सपियर मेरे पिताजी को हे कम ऑन गॉड डू इट। और वो ऐसे ही बोलते थे। एक आंख थी फ्रिट्ज बेनेविट्स की, एक आंख जो थी उनकी एक्सीडेंट में चली गई, तो एक आंख से कस के मारते थे, प्यार से मारते थे, लेकिन धौल उनकी बड़ी जबरदस्त होती थी। धौल मारी और किताब देके मुझे बाहर फेंक दिया कि करके लाओ ये अनुवाद। मुझे वो लाइनें भी अभी तक याद हैं। वो लाइनें थी बॉटम नाम के कैरेक्टर की। Raging rocks and shivering shocks shall break the locks of the prison gates, and Phoebus' car shall shine from far and make and mar the foolish fates. अब ये छंद में लाइनें हैं जी, और इसका अनुवाद करके लाइए। मैं साला कौन सा कवि था, मैंने कब शेक्सपियर को इतना समझा था। लेकिन अब एक चैलेंज आया, थिएटर के प्रति प्यार था, तो फिर मैंने भी कर डाली लाइनें कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने वो लाइनें कर डाली और वो लाइनें करने के बाद वो लाइनें हिट हो गई। और मेरे साथ ये तमगा जुड़ गया कि ये आदमी तो शेक्सपियर भी अनुवादित कर सकता है। सेकंड ईयर में तमीज नहीं है आपको, शायद तमीज नहीं है इसीलिए आपने कर लिया। तो ये इस तरह लेखन की यात्रा शुरू हो गई। मैं निर्देशन में तो स्पेशलाइज कर ही रहा था, डिजाइन एंड डायरेक्शन में। वहां से बाकी यात्रा शुरू जी। तो सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कंप्लीट करने के बाद 1987 में आप जर्मनी चले गए? मैं जर्मनी चला गया क्योंकि फ्रिट्ज बेनेविट्स को मेरा काम सेकेंड ईयर से इतना ज्यादा पसंद आने लगा था कि जब थर्ड ईयर में वो हमारे साथ नाटक करने आए, फिर उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया, क्योंकि ऐसी कोई पोस्ट एनएसडी में हुआ नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया। और हमने उनके साथ में नाटक किया था कॉकेशन चॉक सर्कल। ब्रेस्ट बहुत करते थे वो, शेक्सपियर करते थे, ब्रेस्ट करते थे, दो ही पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे वो। कॉकेशन चॉक सर्कल किया तो उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया। उसमें भी जो अनुवाद था वो राम गोपाल बजाज साहब का किया हुआ था, लेकिन उसमें भी जहाँ जहाँ तरमीम की जरूरत होती थी वो मैंने किया। बाद में फ्रिट्ज ने मुझे अपना, और तब तक मैंने बताया कि सेकेंड ईयर में रहते हुए मैं अपना पहला शेक्सपियर इंडिपेंडेंटली ट्रांसलेट कर चुका था। तो सन 74 में जब मैंने ग्रेजुएट कर लिया और वो रेपर्टरी कंपनी के साथ प्ले डायरेक्ट करने गए, तो उन्होंने डिमांड की कि मुझे अतुल तिवारी चाहिए अपने एसोसिएट के तौर पे और अपने ट्रांसलेशन में मदद करने के लिए। वो ट्रांसलेशन भी जो करने आए थे ओथेलो का, वो करने के लिए वो रघुवीर साहे साहब ने किया था, जो कि बहुत अच्छे शेक्सपियर के अनुवादक थे। लेकिन जहाँ जहाँ भी उसमें फ्रिट्ज को तरमीम की जरूरत होती थी वो मुझे लगा देते थे और मुझे भेजते थे कि तुम जाओ और बैठो जाके और उनसे सीखो और उनके साथ काम करो। तो मैं रोज जाता था एनएसडी से और जा करके रघुवीर साहे साहब के साथ बैठ करके उस अनुवाद को जो भी उसमें मैं कर सकता था अपना छोटा मोटा सजेशन देता था। और फ्रिट्ज के एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे मैंने काम शुरू किया। उसके बाद से फ्रिट्ज ने जहाँ जहाँ भी काम किया, चाहे वो भोपाल में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो,
वहाँ वो मुझे अपने साथ ले जाते थे और उनके बहुत से नाटकों के मैंने अनुवाद किए, शेक्सपियर के भी और ब्रेश्ट के भी। तो उन सारे नाटकों से मैं जुड़ा रहा। बाद में जैसे मौका मिला 87 में, तो उन्होंने मुझे जर्मनी बुलाया। और जर्मनी में डचेश नेशनल थिएटर जो वाइमा में था, जिसके फ्रिट्ज क्रिएटिव डायरेक्टर हुआ करते थे, यानी जर्मन नेशनल थिएटर, वो, और बर्लिन में जो बर्लिनर आंसाम्बल था, बर्टोल्ट ब्रेख्ट का थिएटर, दोनों जगह मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसी समय मुझे पहली बार यूरोप देखने का मौका मिला। मैं बाकी वेस्टर्न यूरोप भी गया, लंदन में थिएटर देखा, स्विट्जरलैंड में थिएटर देखा, सब जगह इटली में थिएटर देखा। इस तरह से सब जगह मुझे जाके देखने का भी मौका मिला और उस तरह का एक्सपोजर मिला कि किसी भी अगर युवा को उस उम्र में मिलेगा तो निश्चित तौर पे। तो सर वहाँ लगभग कितने समय तक रहना हुआ आपका जर्मनी? लगभग 6 महीने था। 6 महीने। सर अभी मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो वैसे तो आपने रंगमंच के लिए, टीवी के लिए, फिल्म्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए लिखा है, लेकिन इतिहास के प्रति आपका एक विशेष रुझान देखने को मिलता है लेखन में आप। बिल्कुल। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा सर? इसका कारण भी बिल्कुल मेरे पिताजी ही हैं। और मेरे पिताजी के, जैसे मैंने बताया कि जितनी उनकी लाइब्रेरी थी और जिनका अपना अध्ययन था, उनके तो बहुत सारे विषय थे मेरे पिताजी के, लेकिन मेरे पिताजी का इतिहास में खास करके एक रुचि थी और एक योगदान था। और लखनऊ में, मित्र, हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को, लखनऊ वालों को अक्सर पता नहीं होता है कि लखनऊ में एक शहीद स्मारक शोध संस्थान है, जो कि लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर बना और बसा हुआ है, जिसकी स्थापना की थी आदरणीय दुर्गा भाभी जी ने। दुर्गा भाभी वो औरत थी जो भगत सिंह के बाल काट करके, उनको हैट पहना करके, अपना बच्चा उनकी गोदी में दे करके बहादुरी के साथ उनको लाहौर से कलकत्ता लेके गई थी। वो दुर्गा भाभी, वो शिव वर्मा शिवदा, जो भगत सिंह के साथ उन 7 लोगों में थे जिनको पहले फांसी बोली गई थी, बाद में उनको काला पानी में अंडमान भेजा गया। वो कुलतार सिंह जी, यानी भगत सिंह के छोटे भाई, जिनकी उम्र 13 साल की थी जब भगत सिंह को फांसी चढ़ी थी, और जिनको आखिरी पत्र भगत सिंह ने लिखा था। उस आखिरी पत्र में लिखा था कि प्रिय भाई कुलतार, तुम दिल छोटा मत करना और ये याद रखना कि फिजाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक फानी है, रहे न रहे। जिसके लिए भगत सिंह ने ये शेर कहा था, वो उनके छोटे भाई कुलतार सिंह जी, यशपाल जी जो लखनऊ के बहुत बड़े लेखक थे, आप जानते होंगे, और मेरे पिताजी, इन लोगों ने मिल करके लखनऊ में एक शहीद स्मारक शोध संस्थान शुरू किया था, जो कि शहीदों के इतिहास पे शोध करता था, लिखता था। और एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी और एक बहुत अच्छा म्यूजियम इन लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। और दुर्गा भाभी ने जब लखनऊ छोड़ा तो उसकी अध्यक्षा मेरी माँ को बना के गई थी, और मेरी माँ अपने जीवन के अंत तक उसकी अध्यक्षा रही। इतने बड़े इतिहास के खजाने से मिलना जुलना, बैठना, देखना, इन लोगों से मिलना, इनकी गोद में खेलने का अगर मुझे स्वभाव मिला, और उसके बाद भी अगर मेरा इतिहास में रुचि मेरी न होती और मैं उस ऋण को अदा करने की कभी कोशिश न करता, तो थू थी मुझे। जी। सर वैसे तो सबके लिए आपने लिखा है, लेकिन अगर हम टीवी की बात करें तो जो बहुत रिमार्केबल आपके जो कुछ काम, जिसको मतलब बहुत ही विशेष स्नेह दिया है सबने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कश्मीर, कदम, करवट, मानो या ना मानो, कब तक पुकारे, तो इस तरह के जो आपने लिखा सर, तो इसमें कोई ऐसा विशेष जो दिल के बहुत करीब हो? ये इसी तरह है कि किसी माता पिता से पूछना कि कौन सा बच्चा दिल के करीब है, और ये सब क्योंकि जीवन के अलग अलग मोड़ पे आए हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया से मुझे जुड़ने का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लगभग खत्म हो रहा था जब मेरी बेनेगल साहब से मुलाकात हुई। काफी एपिसोड बन चुके थे और बेनेगल साहब ने मुझे फिर भी मौका दिया, और उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने 1939 में ये किताब लिखी थी, और उसके बाद में उन्होंने कई बार कहा रिवाइज करूंगा, लेकिन रिवाइज नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि सन 47 तक मेरी कहानी जाए। तुम्हें 47 की कोई कहानी पता हो तो मुझे बताओ। उन्होंने ऐसे पूछा जैसे उनको कोई कहानी नहीं पता, मेरी परीक्षा ले रहे थे। जब मैंने उनको 2-3 कहानियां सुनाई सन 39 और 47 के बीच की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेक्ट, तुम लिखोगे? मैंने कहा मैं लिखूंगा। यहाँ से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ, नेहरू की किताब खत्म होने के बाद से, नेहरू जी की किताब खत्म होने के बाद से। इसी तरह से, लेकिन उसमें मैंने कुछ ही एपिसोड लिखे मैंने। एक इतने बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ने का मुझे शुरुआत से मौका मिला है, बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह मैं सुधीर मिश्रा की पहली फिल्म लिख चुका था, उसके डायलॉग लिख चुका था, ये वो मंजिल तो नहीं, जो लखनऊ में शूट हुई थी। सुधीर मिश्रा ने पहला सीरियल प्रोड्यूस करना शुरू किया, कब तक पुकारूं, तो वो मेरा पहला सीरियल बन गया।
इस तरह से वो पूरा मुझे लिखने का मौका मिला। उसके जो भी थे शायद 24 एपिसोड थे या जितने भी एपिसोड थे, याद भी नहीं अब तो ठीक से, 26 एपिसोड थे और उनके भाई सुधांशु मिश्रा उसको डायरेक्ट करते थे। इसी तरह से कश्मीर सीरियल के लिए मुझे, क्योंकि मैं मिशन कश्मीर नाम की फिल्म तब तक लिख चुका था। 2001 में वो आ चुकी थी विधु विनोद शुक्ला के साथ। तो मुझे एक दिन स्टार टीवी ने स्वयं बुलाया, जो कि आमतौर से नहीं होता है। आमतौर से तो जो प्रोड्यूसर बुलाते हैं, मुझे स्टार टीवी ने स्वयं बुलाया और पूछा कि आपके पास कश्मीर पे कोई सब्जेक्ट है? तो मैंने कहा सब्जेक्ट तो नहीं है, ज्ञान है कश्मीर का, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कुछ कश्मीर पे लिखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वायलेंस थोड़ा सेकंड लेयर पे रहे। तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि भाई अगर वायलेंस सेकंड लेयर पे रहनी है तो कश्मीर पे क्यों बना रहे हैं, हम लोग बैंगलोर पे बना लेते हैं। कश्मीर आपको आकृष्ट ही इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे इस समय हालात बहुत बुरे हैं। ये बात है 2003-4-5 की। 2005 में सीरियल आया था। उसी दिनों मैंने एक और फिल्म लिखी थी, इतिहास की फिल्म, वो भी थी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो। उससे पहले मैं उधम सिंह नाम की फिल्म लिख चुका था ऑलरेडी। इतिहास से मेरा जुड़ाव चल ही रहा था। शहीद उधम सिंह जी। तो फिर जब उन्होंने बुलाया तो मैंने उनको एक कहानी पेश की, उनको पसंद आ गई और हमने सीरियल बनाना शुरू किया। तो कश्मीर मुझे इसलिए प्रिय था, कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दे पे जो समय हो रहा था, जो कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री थी, उसको भी मैं एक फिक्शनलाइज करके उसके बारे में कुछ कह सक रहा था। जैसे करवट में कुछ औरतों के बारे में बात थी, कदम में कुछ औरतों के बारे में बात थी। ये सारे मुझे अच्छा लगा कि आपने रिसर्च की। एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको मैं अपना काम मानता हूँ वो है संविधान नाम का सीरीज, जो कि हमने बनाई थी। श्याम मिरेगल जी ने उसका निर्देशन किया था, मैंने और शमा जैदी जी ने उसको मिलकर लिखा था। और जो राज्यसभा टीवी के लिए बनाई गई थी, और इसमें भारत का संविधान कैसे बना इस चीज की पूरी कथा है। अगर ना देखा हो तो ये YouTube पे अवेलेबल है, इसको जरूर देखिए। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे कठिन संविधान है क्योंकि भारत जैसी विविधता कहीं नहीं है। भाषा की विविधता, जातियों की विविधता, धर्म की विविधता, इन सारी और लोगों की अपेक्षाओं की विविधता, इस तरह की विविधता किसी देश में नहीं है। ज्यादातर देश का मतलब ही होता है एक झंडा, एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र और एक संविधान। और यहाँ पे तो इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी विविधता के बाद भी एक संविधान कैसे बनाया जाए? विविधताओं से लिखे जाने वाले संविधान के लिखने की प्रक्रिया पे जो संविधान सीरियल है वो जरूर देखिए आपको। सर, एक नई खेप ऐसी तैयार हो रही है जो नाटकों के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो वो कुछ उम्दा लिखना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आकार उस रूप में नहीं दे पा रहे हैं जिस रूप में चाहते हैं। तो हालांकि इसके लिए तो आपसे मैं अगर नाम लूं, अपने ही संस्थान के लोगों का अगर मैं नाम लूं तो विभांशु वैभव बहुत अच्छा लिखता है। बहुत से हमारे यहाँ के मेरे जूनियर्स ने बहुत अच्छा लिखने में काम किया है। जैसे कि मेरे बहुत से साथियों ने, सीनियर्स ने अलग अलग तरह से फिल्मों की दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है। चाहे वो पीडी वर्मा साहब रहे हों, चाहे वो उनके छोटे भाई आलोपी वर्मा साहब रहे हों, चाहे वो सलीम आरिफ साहब हों, चाहे वो राजपाल यादव जी हों, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे इतने बच्चे हों, चाहे अभी रिसेंटली एक बच्चा जिसने अभी अमिताभ बच्चन के सामने बहुत कमाल का रोल किया है बिना बोले हुए, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसने अभी गुलाबो सिताबों में रोल किया है, वो बच्चा हो भारतीय अकादमी का निकला हुआ। इस तरह बहुत से लोगों ने बम्बई में आज अपना एक स्थान बनाया है। चाहे वो राजीव जैन जैसा आदमी हो जिसने कैमरामैनशिप में अपना इतना अच्छा स्थान बनाया है। बहुत से लोगों ने डायरेक्टर बन के सीरियल्स में बहुत अच्छा अपना स्थान बनाया है, अभिनेता बन के स्थान बनाया है। राकेश श्रीवास्तव की बात कर लीजिए, अतुल श्रीवास्तव की बात कर लीजिए, इतने लोग जो, मतलब मैं अभी लिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ, पता है कि इतने नाम है कि उनका अगर नाम हम लेने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो लोगों ने जिस तरह से अपना एक स्थान, एक मुकाम बम्बई में बनाया है, मुझे गर्व है अपने पहली नाटक शिक्षण संस्था पे। जी सर, जो नए नाट्य लेखक तैयार हो रहे हैं, एक नई खेप तैयार हो रही है, उनको कुछ मूल मंत्र देना चाहेंगे सर लेखन के लिए? भाई मूल मंत्र तो सिर्फ यही है कि कोई मंत्र नहीं होता है, तुम अपना मंत्र ढूंढो और तभी तुम जो अपना स्थान बना पाओगे, अपना सम्मान बना पाओगे। क्योंकि हमेशा जिन लोगों ने जो एक
आप कहोगे कहाँ से मैं देहाती पकड़ लाया हूँ जो बात बात पे कहावतें सुनाया करता है, लेकिन भैया हम क्या करें, हम गाँव के आदमी हैं, हम अयोध्या के आदमी हैं, वो नावे जिला के आदमी हैं, तो हमका भैया वो ज्यादा ज्ञानवान है नहीं, हमका यही स्वभाव है। तो हम आपको बताई दें कि एक कहावत जो है कि लीक लीक कायर चले और लीके चले कपूत, कपूत और कायर दोनों लीक पे ही चलते हैं, लीक छाण तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो जो बीएनए के सपूत है उन्हें लीक तोड़ के कुछ नया करना होगा, तो दूसरे की सफलताओं से उससे सीखें जरूर, उससे रश जरूर करें, उससे आगे जरूर जाएं, लेकिन अगर उस लीक को पकड़ के चलेंगे तो वो भी उसी तरह कायर और कपूत साबित होंगे। जिनको शायर और सिंह और सपूत बनना हो उनको लीक तोड़नी पड़ेगी। जी जी। सर आपने बड़ी अच्छी बात यह है कि इतने सारे पड़ाव जीवन के देखे, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर जर्मनी जाना, फिल्मों के लिए काम, टेलीविजन के लिए काम, तमाम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में लेक्चर के लिए जाना। सर एक अभी जो बीएनए का वर्तमान बैच है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो अभी पास आउट होके निकलेगा सर। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आकाश सामने होगा, बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। जो लोग आगे सर थिएटर ही परस्यू करना चाह रहे हैं, अभी फिल्म और टेलीविजन में नहीं जाना चाह रहे हैं, सर उनके लिए कोई सुझाव? बिल्कुल, एक तो पहली बात यह है कि ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जो कि थिएटर भी परस्यू करना चाह रहे हैं, और जो फिल्म भी परस्यू करना चाह रहे हैं उनसे भी मेरी थोड़ी सी एक सलाह है, बिना मांगी सलाह है, लेकिन मेरे पिताजी ने सिखाया था कि बिना मांगे किसी की दाल में नमक ना डालो और बिना मांगे किसी को सलाह ना दो। फिर भी मैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं उनको बिना मांगी एक सलाह दूंगा कि वो भी बंबई जाने के पहले अगर थोड़े दिनों नाटक में उन्होंने बहुत संघर्ष करके उनको एडमिशन मिला है यहाँ, वो अपने माँ बाप से लड़ के आए हैं, झगड़ के आए हैं, झूठ बोल के आए हैं, उनको मना के, उनको पटा के आए हैं, मुझे भी मालूम है। मेरे जमाने में तो स्थितियां और बुरी थी, आज तो कम से कम टेलीविजन का एक बफर है अवेलेबल, टेलीविजन का बफर नहीं अवेलेबल था, या तो फिल्में थी या तो थिएटर था, और मैं तो थिएटर ही करना चाहता था, और मैंने 13 वर्षों तक केवल थिएटर ही किया है। मैं मेरे एनएसडी से पास आउट ईयर में और मेरे बंबई जाने के बीच में आप एक बहुत बड़ा लैग देखेंगे। तो लोगों में से नहीं था कि जिस दिन कोर्स खत्म हो रहा उस दिन का टिकट बंबई का कटवा लो, मैं उनमें से नहीं था। जो लोग बंबई जाना भी चाहते हैं वो भी अगर 1-1.5 साल थोड़ा थिएटर करके जाएंगे तो उनकी बुनियाद और पुख्ता होगी। अभी वो एक प्रोटेक्टेड माहौल में, बीएनए के प्रोटेक्टेड माहौल में थिएटर कर रहे थे, जहां उनको रिहर्सल के लिए जगह थी, जहां इसके लिए जगह थी, जहां बात-बात में वो गुप्ता जी के पास पहुंच सकते हैं, गुप्ता जी ये नहीं हो रहा, वहां लाइट नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रही है, ऐसा वो चेयरमैन साहब के पास पहुंच सकते हैं कि सर खरे साहब ऐसा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अनप्रोटेक्टेड माहौल में जब आप काम करोगे तो ही, जैसे थोड़ी देर पहले तो बच्चा प्रोटेक्टेड तरह से चलता है, जमीनी चलता है, फिर खड़ा होता है तो माँ बाप पकड़ लेते हैं, दादा नानी पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर उसको गिरने दीजिए, एक बार थोड़ा 2-4 कदम उसको पहले चल लेने दीजिए, फिर वो दौड़ेगा बच्चा। मैं यही कह रहा हूँ कि वो बच्चे थोड़ा बहुत अगर चल लें अनप्रोटेक्टेड माहौल में, बिना छड़ी पकड़े, बिना वॉकर पकड़े, बिना माँ बाप की उंगली पकड़े, उसके बाद वो जाएंगे बंबई, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने जिस तरह से 12-13 साल तक गांव में काम किया, जर्मनी में काम किया, छोटे छोटे शहरों में जाके काम किया थिएटर का, उसने मुझे पुख्ता बनाया कि मैं मुंबई में आज अपने पैरों पे थोड़ा बहुत खड़ा हो सकता हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि मैं तो हूँ और मैं तो अमिताभ बच्चन बन गया हूँ ना, बिल्कुल नहीं। मेरी सफलताएं बहुत छोटी हैं, बहुत तुच्छ है उनके सामने, लेकिन फिर भी मैं गर्व से खड़ा हो सकता हूँ, अपने 2 पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ जो मेरे हैं। वो भी अगर ये करेंगे, और जो लोग थिएटर करना चाहते हैं उनके लिए भैया मैं बता दूं कि जो कबीर साहब कह गए हैं कि जो घर फूके अपनों चले हमारे संग, उनको लेकिन उनको मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उनका सुख एक अलग प्रकार का सुख होगा, उनका गर्व एक अलग प्रकार का गर्व होगा, उनकी छाती एक अलग तरह से चौड़ी होगी। सर आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृत श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इन दोनों लोगों की ये कोरोना काल में विशेष पहल है रंग समागम 2020, जिसमें बहुत खूबसूरत यात्रा आप जैसे लोगों की जानने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में आप जो कर रहे हैं वो सभी देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो पूरी यात्रा रही है उससे जुड़ने का जो आनंद है वो अद्भुत है। सर इस पहल के बारे में आपके विचार? ये बहुत ही अच्छा पहल है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इसके लिए मैं मंत्री तिवारी जी का, कुमार जी का, गुप्ता जी का और खरे साहब का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय यही तरीका है कि हम सब जुड़े रहें और एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें और एक दूसरे से कहते रहें कि भैया घर में फंस गए हो तो जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन यही मैं एक चीज ये भी कहता हूँ, कुछ लोगों ने कोशिश की कि हम वेब से थिएटर कर लेंगे, वो मुझे लगता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेब से
जी जी थिएटर का टेलीकास्ट जरूर हो सकता है, लेकिन वो थिएटर नहीं होगा। जी जी वो स्क्रीन की चीज बन जाएगी, वो टीवी की चीज बन जाएगी, वो थिएटर नहीं होगा। थिएटर की पहली शर्त ही है। और मैं यहाँ जाने से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हमारे इसका अंत आने वाला है, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन की बातें चल रही हैं, जी जी जी, इसलिए मैं 2 शब्द छोड़ जाना चाहता हूँ यहाँ जाने के पहले। इस पे सब लोग चिंतन करें, मनन करें और बताएं मुझे कि 2 शब्द होते हैं जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है। एक को कहते हैं दर्शक और एक को कहते हैं प्रेक्षक। इनमें क्या अंतर है? फिल्म का दर्शक होता है, रंगमंच का प्रेक्षक होता है। तभी हमारे यहाँ प्रेक्षागृह होता है। वो दर्शक दीर्घा नहीं होती। बिल्कुल सही। मूक दर्शक नाम आपने सुना होगा, मूक प्रेक्षक आपने नहीं सुना होगा। दर्शक वो जीवंत चीज होती है जो उसी स्पेस में होता है जिसमें एक्टर नाम का दूसरा एक जीवंत व्यक्ति रहता है। जब ये दोनों एक स्पेस में आएंगे तभी थिएटर बनेगा। जैसे ही हमारे बीच में एक ये स्क्रीन आ जाएगी, एक फिल्म का पर्दा आ जाएगा, तो इट विल बी फिल्म्ड थिएटर, इट विल नॉट बी थिएटर। तो ये इन 2 शब्दों के बारे में सोचिएगा, दर्शक और प्रेक्षक के बारे में। हम आज प्रेक्षक के रूप में नहीं मिल पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल में, लेकिन कम से कम दर्शक के रूप में इस पहल से, बीएनए की इस पहल से हम जुड़े हुए हैं। यही अपने आप में कभी-कभी सेकंड बेस्ट हैज टू बी द बेस्ट। वी हैव टू डू विद द सेकंड बेस्ट। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपने बहुत से रत्न बटोरे होंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसे ही एक आदमी हूँ, लेकिन आपने बहुत सारे विद्वानों से बातचीत की होगी, और जब कभी मौका मिले तो कभी बीएनए के सबसे खूबसूरत हॉल में, मेरे ख्याल से यूपी में बीएनए के का जो थ्रस्ट थिएटर है उससे सुंदर दूसरा थिएटर का हॉल नहीं है। उस हॉल में मिला के कभी यही बातचीत जब हम लोग लाइव करेंगे और भी नए नए आयाम खुलेंगे, जहां ऑडियंस भी सवाल पूछेगी, नए नए आयाम खुलेंगे, नई नई बातें करेंगे। और मैं फिर से एक बार साधुवाद और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ बीएनए का, पूरी टीम का, विजित आपका, पूरी टेक्निकल टीम का और सारे लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। सर, मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से धन्यवाद आपका दूंगा कि आपने आमंत्रण स्वीकार किया, और आपका जो एक भावनात्मक जुड़ाव है संस्था के साथ, या यूं कहें संस्था की जब नींव पड़ी थी तब से, वो आपने हमसे साझा किया। और आपके अंदर जो कमाल की एक ऊर्जा है, मुझे लगता है जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे वो सभी ऊर्जा से उत्प्रोत हो जाएंगे इसको सुनने के बाद। और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा निश्चित तौर पे ऐसे दौर में बहुत जरूरत थी इस तरह के इंटरव्यू की, जहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बातें हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी खूबसूरत रंग यात्रा को साझा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं सर, शुक्रिया विजय जी, उम्मीद करते हैं सर आपका जो प्रस्ताव है कि कोरोना काल के बाद सभी लोग एक साथ एकत्रित हों और ऑडिटोरियम में इस तरह का इवेंट हो, तो वो भी जल्दी ही होगा सर, बहुत जल्दी। इसने आपको भी एक तरह से ऑडिशन हम सबका हो गया है आपके लिए। आप भी छांट लेंगे कि किसको किसको बुलाना है, किसको किसको नहीं बुलाना है। ठीक है, बिल्कुल सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।